हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के पेपर नंबर 3 की, जिसको कोर्स 3 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में ट्रू एंड फॉल्स पूछे गए हैं वो सभी हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर विजिट करते हुए स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से जो कि है वहाँ पे जा कर के आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं सभी करा दिए गए हैं। वो वहाँ पे आप जा कर के देख करके बेटर तैयारी आप लोग कर सकते हैं अपने आने वाले एग्ज़ाम की। तो आप लोगों को अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से सर्च करना होगा और वहाँ पे आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। लगभग 100 क्वेश्चंस या कह लीजिए 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और आप लोगों के आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उसमें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या आपके ट्रू फॉल्स पूछे जाएंगे वो सब यहाँ से कवर हो जाएगा। आप लोगों को एक्स्ट्रा कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण विज्ञान ईवीएस मुख्य रूप से केवल प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन पर केंद्रित है। तो ये गलत है। पर्यावरण जो है या ईवीएस जो है वो केवल प्राकृतिक पे नहीं आपके है, वो भौतिक पे भी है, रासायनिक पे भी है, सभी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट हम आप लोगों को ये क्वेश्चंस पढ़ के बता रहे हैं तो आप लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में समझने का अर्थ है कि इसे अन्य विषयों से जुड़े बिना एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसको अलग विषय के रूप में नहीं रखा गया है, इसको भी सभी सब्जेक्ट के साथ में शामिल करते हुए पढ़ाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 3 कि विज्ञान के रूप में पर्यावरण विज्ञान में जल, वायु, मिट्टी और पारिस्थितिकीय तंत्र का अध्ययन शामिल है, लेकिन पौधों और जानवरों में प्रतिक्रिया और अनुकूलन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये आप लोग क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप लोग वैसे ही जान जाते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि पेड़ पौधे जानवर सभी इसमें आपके शामिल हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि सामाजिक विज्ञान के रूप में पर्यावरण ईवीएस केवल मानव व्यवहार के अध्ययन पर केंद्रित है तथा पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान एक विषय है, सामाजिक अध्ययन दोनों एक ही सब्जेक्ट हैं और चाहे आप सामाजिक विज्ञान उसको बोल लीजिए या उसका अध्ययन कर लीजिए तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव जनसंख्या और पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत एक मुख्य विषय है जिसमें जनसांख्यिकी पैटर्न और उनके पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन शामिल है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि सामाजिक विज्ञान के रूप में पर्यावरण विज्ञान में कृषि और उद्योग को महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसको महत्वपूर्ण विषय के रूप में आपके रखा गया है क्योंकि कृषि और उद्योग जो है इसी पे आपका लगभग पर्यावरण भी डिपेंड रहता है और भी सभी चीज़ों में शामिल है, लेकिन ये चीज़ें लगभग मुख्य रूप से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि पर्यावरणीय क्षरण और चिंताएं मुख्यतः पर्यावरण विज्ञान के दायरे में आती हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये पर्यावरणीय क्षरण जो है ये पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपदा प्रबंधन पर्यावरण विज्ञान शिक्षा का प्रासंगिक पहलू नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा।
आपदा प्रबंधन जो है वो आपके पर्यावरण के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि दृष्टिबाधित बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के दायरे में उन्हें सामाजिक चर्चाओं से बाहर रखना भी शामिल है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, उन्हें सामाजिक चर्चाओं से बाहर रखना नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 कि पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में समझने का अर्थ है कि इसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से स्वतंत्र रूप से पढ़ाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से इसको नहीं पढ़ाया जाता, उसके अंतर्गत ही इसको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि पर्यावरण विज्ञान मुख्यतः प्राकृतिक घटनाओं पर केंद्रित है, जबकि सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञानों की एक व्यापक श्रेणी को सम्मिलित करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण विज्ञान जो है इसमें आप लोग जानते हैं कि सभी प्राकृतिक घटनाएं भी घटती हैं, सामाजिक अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है, सामाजिक विज्ञान का भी अंतर्गत उसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, और जो प्राकृतिक घटनाएं हैं या भौतिक घटनाएं हैं ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि वास्तुकला में संशोधन से दृष्टिबाधित तथा गति विकार से ग्रस्त व्यक्तियों को उनकी गतिशीलता सीमित करके लाभ मिलता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, गतिशीलता सीमित करके उनको लाभ नहीं मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 कि VIAD बच्चों की शिक्षा में बहुविषयक टीम केवल चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए सहयोग करती है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुविषयक टीम है वो केवल चिकित्सा ही प्रदान करे, वो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ वगैरह भी कराती है, और सभी चीज़ें शामिल होती हैं इन बच्चों के लिए, जिसमें उपकरण प्रदान करना हुआ, पुनर्वास प्रदान करना हुआ, या शैक्षिक प्रक्रियाएं हो गई उसमें, या उपचार से संबंधित हो गया, सभी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि दृष्टिबाधित बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य केवल शैक्षिक उत्कृष्टता को प्राप्त करना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए केवल शिक्षा ग्रहण करना ही उनका लक्ष्य है। तो ऐसा नहीं है, वो अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से रोजगार परक बन सकें, कैसे अपनी जीवन शैली को वो सुचारू रूप से चला सकें, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि EVS और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए अंधेपन और कम दृष्टि के शैक्षिक निहितार्थ में विशेष शिक्षण विधियों की आवश्यकता शामिल है। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसमें विशेष जो शिक्षण एक्टिविटी होती है वो सभी कराए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले शिक्षार्थियों को EVS और सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में दृश्य सामग्री तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए EVS और सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में अनुकूलन में सामग्री, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन विधियों में बदलाव शामिल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो फिर उस बच्चे को वो जो पाठ नहीं समझ में आ रहा, पहले तो उस पाठ में संशोधन किया जाता है। अगर तब भी नहीं उस बच्चे को समझ में आ रहा है तो उसको रूपांतरण किया जाता है, किसी और माध्यम के साथ में उसको पढ़ाया जाता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो उसको विलोपन कर दिया जाता है, यानी कि उसको हटा दिया जाता है फिर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके EVS के अंतर्गत की जाती हैं। अगर एक विशेष बच्चा है तो उस विशेष बच्चे को पढ़ाने के लिए लगभग सभी तरीके यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सारे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप इजीली उसको कर ले जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि EVS और सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं में दृश्य विचारों के लिए गैर दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक सहायता और उपकरणों में ब्रेल किताबें और ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल नहीं है।
तो ये गलत है, क्योंकि जो बच्चे नहीं देख पाते हैं, जिनको देखने में समस्या होती है, उन बच्चों के लिए ब्रेल की जो बुक्स है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके साथ में उनको ऑडियो रिकॉर्ड भी दिए जाते हैं ताकि वो बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 कि ईवीएस और सामाजिक विज्ञान सीखने में अंधेपन और कम दृष्टि वाले शिक्षार्थियों के सामने आने वाली सीमाओं में से एक संसाधनों की कमी है। तो ये सत्य बात है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चों को जो उनकी आवश्यकता होती है वो पूर्ति नहीं कर मिलता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कि ईवीएस और सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए आवास में असाइनमेंट और मूल्यांकन के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करना शामिल नहीं हो सकता है। तो ये गलत है। जो बच्चे हैं इनको अतिरिक्त समय मिलता है। अगर ये किसी एग्ज़ाम वगैरह में बैठते हैं तो इनको 40 से 45 मिनट का समय उनको एक्स्ट्रा मिलता है। अगर उनको 40 मिनट ही मिल रहा है तो यही इनके लिए बहुत है, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा उसमें समय देने का प्रावधान है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए ईवीएस और सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में संशोधन में भाषा को सरल बनाना और सामग्री के लिए वैकल्पिक प्रारूप प्रदान करना शामिल हो सकता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 कि ईवीएस और सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों में सहानुभूति, अनुकूलनशीलता और वैकल्पिक शिक्षण विधियों के ज्ञान जैसे गुण होने जरूरी नहीं है। तो ये विशेष जरूरी है इन शिक्षकों में कि उनके अंदर सहानुभूति भी हो, अनुकूलनशीलता भी हो, वैकल्पिक शिक्षण विधि भी उनके पास में हो। और ऐसे अगर गुण उनके पास नहीं है तो फिर वो बच्चों को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव में है आपका प्रश्न। तो आप लोग ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चंस करिएगा तो उसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों थिंकिंग लेकर के चलिएगा। अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो फिर आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कि ईवीएस और सामाजिक विज्ञान में स्पर्शनीय अनुभव प्रदान करने के लिए गैर दृश्य सहायता और उपकरण में स्पर्शनीय आरेख और मॉडल शामिल हैं। तो ये आपके सही हो जाएंगे। लगभग सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि ईवीएस और सामाजिक विज्ञान सीखने में अंधेपन और कम दृष्टि वाले शिक्षार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं में से दृश्य संकेतों के बिना जटिल अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। तो ये भी सही बात है कि अगर उन्हें कोई चीज़ें आप बिना संकेत के ही बताना चाह रहे हैं तो वो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, उनको वहाँ पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 कि ईवीएस और सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में अनुकूलन केवल पूर्ण अंधेपन वाले छात्रों के लिए आवश्यक है, कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए नहीं। तो ये आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन ही आपका निगेटिव में है, तो ये भी निगेटिव में ही जाएगा, अर्थात ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि एक अच्छे ईवीएस और सामाजिक विज्ञान शिक्षण की भूमिका में अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों को आकर्षित करने के लिए आकर्षण सामग्री बनाना शामिल है। तो ये आपका गलत है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए आकर्षण सामग्री ना बना करके उनको वो कितना हेल्प कर रहा है, उनको कितना जानकारी प्रदान कर रहा है, कितना अच्छे से वो डिफाइन कर रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस पे विशेष ध्यान देना होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि ईवीएस और सामाजिक विज्ञान में दृश्य विचारों के लिए गैर दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए बहुसंवेदी शिक्षण विधियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देख सकते हैं कि ईवीएस सामाजिक विज्ञान में विचारों के लिए गैर दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए बहुसंवेदी शिक्षण विधियों के उपयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हैं जब आप विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स अपनाते हैं तो बच्चों को समझाने में आप कहीं
ज़्यादा आप सफल यहाँ पे हो रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ पे ज़्यादा टेक्निक नहीं यूज कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं, तो बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 29 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों को ईवीएस और सामाजिक विज्ञान प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। तो ये सही है। आजकल के समय में भी आप देख रहे हैं जो भी टीचर हो रहे हैं वो सीटेट और टेट या सुपर टेट ये सब पास करके तब आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी कड़ी परीक्षाएं जो होती हैं उन सभी परीक्षाओं से ये गुजरते हुए तब आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कि माता पिता और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने से शिक्षकों को ईवीएस और सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों की अनूठी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31 है कि स्रोत विधि में किसी विषय का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक स्रोतों और दस्तावेजों का उपयोग करना शामिल है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कि खोज विधि छात्रों को अन्वेषण और पूछताछ के माध्यम से स्वयं जानकारी प्राप्त करने पर जोर देती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। खोज विधि क्या करती है, उसमें बहुत कुछ जानकारी हासिल होती है जब खोज विधि का हम प्रयोग करते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रोजेक्ट विधि में किसी भी व्यवहारिक गतिविधियों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप प्रोजेक्ट विधि में कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। उसमें तो बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जिनके माध्यम से आप एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और उसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 34 कि समस्या समाधान विधि को वास्तविक दुनिया की समस्याओं के माध्यम से समाधान खोजने पर केंद्रित है। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि समस्या समाधान विधि जो है ये आपके वास्तविक दुनिया से जोड़ती है और वहाँ पे जो भी समस्याएं आती हैं उसका कैसे सल्यूशन हो इस चीज़ पे ये जोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि प्लेबे विधि औपचारिक और संचरित शिक्षण गतिविधियों पर आधारित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लेबे विधि जो है वो औपचारिक और संचरित शिक्षण गतिविधि पे आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि क्षेत्र अध्ययन विधि में प्राकृतिक वातावरण में प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से सीखना शामिल है। प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप क्षेत्र में निकलते हैं या आप फील्ड में निकलते हैं तो वहाँ पे आप अपने वातावरण से कनेक्ट होते हैं और वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें आप देख करके सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि अवलोकन विधि छात्रों द्वारा शिक्षक से निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के पर निर्भर करती है। तो ये गलत है, निष्क्रिय रूप से नहीं होता है, यहाँ पे सक्रिय रूप से होता है। शिक्षक जो करता है बच्चे वही देख करके सीखते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि गतिशील प्रणालियों को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में पेंडुलम विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये आपका सही है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 39 कि सहसंबंध विधि अवधारणाओं की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों को जोड़ती है। सहसंबंध का मतलब ही यहाँ पे ये होगा कि एक दूसरे से कनेक्ट करना। तो जब यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट होगा और इसमें आप पर्यावरण जो पढ़ रहे हैं तो इसमें काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे आप कनेक्ट कर करके जब पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे हेल्प करती हैं आपके सब्जेक्ट्स को समझने में। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 40 कि चर्चा विधि छात्रों की भागीदारी और बातचीत को हतोत्साहित करती है। हतोत्साहित नहीं करती है, ये प्रोत्साहित करती है। इस सब चीज़ को आप लोग जरूर देखिएगा, हतोत्साहित नहीं होता, यहाँ प्रोत्साहित होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 41 कि शिक्षण में नाटकीयता में सीखने को अधिक आकर्षण बनाने के लिए नाटकीय तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है कि शिक्षण कौशल के रूप में
वर्णन में छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए भूमिकाएं निभानी होती हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण कौशल के रूप में छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोण का पता लगाने के लिए भूमिकाएं निभानी होती हैं। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभानी होती है शिक्षण कौशल के रूप में, अगर हम किसी चीज़ को बता रहे हैं तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि स्पष्टीकरण एक कौशल है जहाँ शिक्षक अवधारणाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण प्रदान करता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि कक्षा में कहानी सुनाना केवल भाषा साहित्य सिखाने के लिए प्रभावी है। तो ये गलत हो जाएगा। केवल ये भाषा सिखाने के लिए या साहित्य सिखाने के लिए नहीं होता है, काफ़ी कुछ इससे सीख मिलती है जो जीवन में काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि भूमिका निभाने में विभिन्न दृष्टिकोणों और परिदृश्यों को बेहतर ढंग से समझने के लिए छात्रों को विशिष्ट भूमिकाएं निभाना शामिल होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 कि गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ग युग कहा जाता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि चोल राजवंश अपने व्यापक समुद्री व्यापार और सैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 16वीं शताब्दी की शुरुआत में हुमायूं ने की थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में हुमायूं ने नहीं की थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि 1757 में प्लासी की लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे इतिहास से रिलेटेड है ये हमारा, तो आपके ईवीएस में लगभग सभी पार्ट हैं और ये आपके यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक सभी यहाँ पे जो क्वेश्चंस देख रहे हैं सभी आपके यूनिट 1 से लेकर के 5 तक लिया गया है। और सभी जो चैप्टर हैं उसमें 5-5 चैप्टर हैं, मतलब प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत। तो उन सभी से ये आपके ट्रू फॉल्स की क्वेश्चंस लिए गए हैं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आ चुके हैं। तो आप लोग इससे ना घबराएं कि इसमें इतिहास पढ़ाया जा रहा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जा रहा, विज्ञान पढ़ाया जा रहा, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और आप लोग जब सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में भंग हो गई थी। तो ये भी आपका सही है, 1858 में ये भंग हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 कि महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। तो ये भी आपका सही है। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा सीटेट के लिए भी, और टेट की तैयारी जो कर रहे हैं उनको भी यहाँ से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। अगर आप ऑल ओवर सब्जेक्ट सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको आने वाले समय में जब आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे या टेट का फॉर्म भरेंगे, वहाँ आपको ईवीएस, सीडीपी और जो आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है वहाँ से आपका पूरा स्पेशल का क्षेत्र, वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो सभी आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो ये आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया था। तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1905 में हुई थी। तो ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1905 में नहीं हुई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55 कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये आपका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 56 कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार एक धर्म को दूसरे धर्म पर प्राथमिकता देती है। तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक धर्म, अगर हिंदू धर्म है तो वो उस चीज़ को थोपा जाए मुस्लिमों पर, या मुस्लिम धर्म है तो उसको हिंदू पे थोपा जाए, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 57 है कि भारतीय
संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58 कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ऋतुओं में परिवर्तन का कारण बनता है, तो ये आपका असत्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की। थोड़ा सा ब्लर है, देखने में समस्या होगी, पर हम पढ़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जो पढ़ें वो आप अच्छे से सुन करके जानें। भूमध्य रेखा पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भूमध्य रेखा पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है कि मूल्यांकन केवल छात्रों की तथ्यों की स्मृति का परीक्षण करने के बारे में है, तो केवल लग गया है। अगर ये निगेटिव में है तो वैसे भी आपका ये गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 61 कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 62 कि योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण अवधि के अंत में होता है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर केंद्रित है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मूल्यांकन तकनीकों में ब्रेल या ऑडियो प्रारूप जैसे समायोजन शामिल होने चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है 65 कि रचनात्मक मूल्यांकन आमतौर पर ग्रेड किए जाते हैं और रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 66 कि योगात्मक मूल्यांकन छात्रों की पदोन्नति के बारे में निर्णय लेने में मदद करते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। योगात्मक मूल्यांकन के द्वारा बच्चे निर्णय लेने में कहीं बहुत हद तक वो आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है कि CCE का उद्देश्य छात्र विकास के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पहलुओं का आकलन करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 68 कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मूल्यांकन में समायोजन में परीक्षणों के लिए विस्तारित समय शामिल होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 कि EVS और सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा बनाए गए परीक्षणों में दृष्टिबाधित छात्रों की विविध आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 70 कि मूल्यांकन की तकनीकों में मौखिक परीक्षाएं और प्रोजेक्ट आधारित मूल्यांकन शामिल होते हैं, तो ये आपका सही है। आप प्रोजेक्ट आधारित सभी मूल्यांकन लगभग इसमें किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है कि दृष्टिबाधित छात्रों के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। शिक्षकों को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है कि सतत मूल्यांकन सीखने के अंतराल की पहचान करने और समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद करता है, तो यह आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 73 कि योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के दौरान सीखने के बढ़ाने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तत्काल प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 कि शिक्षक द्वारा बनाए गए प्रशिक्षण को डिजाइन करने में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि परीक्षण सामग्री सीखने के उद्देश्यों के साथ संरेखित हो, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 74 क्वेश्चंस कराए गए हैं और ये सभी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से लिए गए थे। और यहाँ पे आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर थे या फिर जो आने वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, भविष्य में बन सकते हैं, तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप लोगों को अगर इतना ही पढ़ लेंगे आप लोग, तो फिर आप लोगों को बाहर से या अलग से कोई चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। इतने में आप लोगों का पेपर जो भी उसमें आएगा क्वेश्चंस वो सब कवर हो जाएगा।
इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी ये पढ़ाई करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आप लोगों के ये सुपर फास्ट जो रिवीजन चल रहे हैं, इसमें आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आप लोगों को ज़्यादा समय भी नहीं देना है, लगभग 30 मिनट, आधे घंटे आपको समय देने हैं और उस आधे घंटे में लगभग 100 क्वेश्चंस या 80 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाएंगे, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, ये यहाँ से बाहर नहीं आएंगे, आपको यहीं से सारे क्वेश्चंस लगभग मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से चैनल है, आप लोग टेलीग्राम पे भी इसको सर्च करके वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।